हेलो। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बताया था। मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है, मतलब धातुओं में जो आयरन कॉपर सिल्वर होते हैं, इनमें करंट का फ्लो कैसे होता है उसको समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमने आपको एक मॉडल बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। हमने कहा था जो मेटल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले क्या बताया था, परमाणु, एटम होते हैं। कोई भी जो मेटल होगा, उसको थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं ना, फिर आगे का स्टार्ट करें। इस चैप्टर का वर्क आप नोट कर लेना, एक ही हुआ है, एक या 2 दिन का है, उसको आप नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा ऐसे ही, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हम आपको बता रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम आपको ये बता रहे हैं कि मेटल्स के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। तो अगर आपने कोई, मान लो कोई कॉपर की रॉड ले ली है ना, या कॉपर का वायर ले लिया, ये हम मान लेते हैं कॉपर का है, कॉपर मतलब तांबा। अब हम जानते हैं कॉपर में तो करंट फ्लो होता है, तो यही समझ रहे हैं कि कैसे होता है ना। तो बताओ, कॉपर या कोई भी आप मेटल लोगे तो वो कोई भी जो मेटल है वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बनी है कोई भी चीज। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी किससे मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। थोड़ा और गहराई में जाएं तो परमाणु किससे मिलकर बने हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने, 3 ही है ना, हाँ 3 ही। 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सभी ने नाम सुने होंगे कभी ना कभी तो, है ना। तो ये तीनों पार्टिकल कहाँ होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देखो ये वाला डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके बीच में प्लस और फिर ऐसे करके ऑर्बिट बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने 3 पार्टिकल बताए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बैठे होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंटर पे होता है बिल्कुल एटम के, है ना। इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये जो ऑर्बिट बनी हुई है ना, इसके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, एटम के चारों ओर इसके अंदर घूमते रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पार्टिकल के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, एटम। एटम से ही मिलके बनता है मटेरियल, जो भी कोई भी मटेरियल है, आप हम भी किससे मिलके बने, इन्हीं एटम से ही मिलके बने। फर्क बस इतना है कि किसी किसी मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है, किसी किसी मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम है। बस इनकी संख्या के कम या ज्यादा होने से पूरा का पूरा मटेरियल ही बदल जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे इन एटम से ही मिलकर बने। अब आप सोच सकते हो, मतलब चीज वही है एटम ही, बनाया सबको एटम से ही है, लेकिन दिख और महसूस और टच कैसे हो रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग होते हैं। भाई मेरी स्किन और कॉपर अलग अलग है ना, ये फ्लोर, ये कुर्सी, ये मार्कर, इस सबका मटेरियल क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन अगर फंडामेंटल यूनिट पे जाओगे तो सबके सब क्या है, एटम। तो चेंज क्या है, चेंज है इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको बदलने से पूरा मटेरियल बदल, बात समझ में आ गई, ठीक। तो कॉपर के अंदर भी क्या होंगे, एटम होंगे, यहां तक बात समझना आपको बताई थी। फिर हमने बताया था जो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, मैंने बताया था ये जो डायग्राम हमने एटम का बनाया है, ये कौन सा डायग्राम है, 2D डायग्राम है। एक्चुअल में एटम ऐसा नहीं होता। देखो आपने ऐसा बुक वगैरह पर अगर 3D डायग्राम देखा हो एटम का, तो इस तरह से होता है, ऐसे करके, ऐसे वाला डायग्राम देखा है किसी ने। हाँ, ये जो डायग्राम होता है ये एक्चुअल में एटम का डायग्राम, क्योंकि ये 3D में है ना। इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे ही सर्कल में थोड़ी ना घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो आगे भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा, 3D मटेरियल है ना। तो ये वाला डायग्राम करेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा ऑर्बिट किधर है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसको समझाने के लिए 2D डायग्राम बना देते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो हमने कहा था जो पास वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो तो बाहर नहीं निकलते ऑर्बिट से, क्यों नहीं निकलते, क्या ज्यादा होता है, प्रेशर कहाँ है यहाँ, फोर्स है ना, प्रेशर मत बोलो, फोर्स बोलो, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भैया होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव के बीच लगती है अट्रैक्शन फोर्स, बहुत तेज वाली, है ना। तो ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो निकलने से रहे इसमें से बाहर, ये तो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हैं और घूमते ही रहेंगे जिंदगी भर। तो इनकी तो जिंदगी ही नहीं है ना, तो ये तो घूमते ही रहेंगे हमेशा के लिए। और बाहर वाले जो देखो, जैसे जैसे तुम ऑर्बिट से बाहर जाते जाओगे ना, मतलब दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे जाओगे, फोर्स क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। जैसे स्कूल में क्लास में देखा है, जो आगे वाले बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं वो शांत रहते हैं ज्यादातर टीचर के आने पे,
पीछे वाले जो बैक वेंचर होते हैं वो बोलते रहते हैं फिर भी, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आगे वालों पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। पता चला एक हाथ की दूरी पर है तो एक पढ़ भी सकता है, पीछे हाथ नहीं जाएगा, वो जाना पड़ेगा, तो इतना टीचर ऐसे ही ले लेते हैं हल्के में। तो पीछे वाले बोलते रहते हैं क्योंकि उन पर फोर्स क्या लग रही है टीचर की, कम। आगे वालों पर फोर्स क्या है, ज्यादा। ऐसे ही जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो बाहर नहीं निकलेंगे ऑर्बिट से। ये जैसे जैसे ऑर्बिट में आप दूर जाते जाओगे, बहुत सारी ऑर्बिट होती है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिट में ही होते हैं। तो मान लो ये बाहर सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी कॉपर की, ठीक है। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे फोर्स इसके और इसके मुकाबले कम लग रही है, देखो दूर है ना, तो दूर है तो फोर्स कम लगेगी। तो अगर इसको थोड़ी सी भी बाहर से क्या दे दी जाए, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन भूखा होता है एनर्जी का, ये बेचारा बंधा हुआ है इसके अंदर घूमने के लिए, है ना, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। अगर आप इसको बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो तुरंत ऑर्बिट छोड़ेगा और क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जब इस ऑर्बिट को निकल के ये बाहर चला जाएगा, इसका जो बाउंडेशन है घूमने वाला वो खत्म हो जाएगा, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, अब नहीं घूमेगा ये ऑर्बिट में। बात समझ आ गई, उसी को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जब हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं ना, रूम टेम्परेचर भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में मतलब आपने इसको इतनी ज्यादा हीट दे दी है, मतलब एटमॉस्फेयर में इतनी हीट मिल जाती है, हीट मतलब एनर्जी। तो जब कॉपर को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसके अंदर जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाली ऑर्बिट के, ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। और जब ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे तो फिर इनको कहा जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। अब फ्री इसलिए बोला गया है क्योंकि अब ये घूमेगा नहीं, अब ये अपनी मर्जी के मुताबिक मोशन करेगा, एक उसके अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करेगा। तो ऐसे करके इस कॉपर का जो आपने वायर लिया है ना, ऐसे ऐसे इसमें मिलियंस बिलियंस एटम है, और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 2 4 5 6 एक एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, एक से ज्यादा तो निकलते ही है ना। ऐसे ही करके कितने एटम है, मिलियंस बिलियंस, अरबों खरबों एटम है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो भी कितने होंगे, अरबों खरबों से भी ज्यादा होंगे। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इस कॉपर के वायर, मतलब कॉपर के वायर में, ये बहुत ही ज्यादा है। मान लो अब हम इनको ऐसे करके बना देते हैं, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ना, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट से बाहर निकल गए हैं, और इनको हम क्या कह रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जो करंट फ्लो होता है ना वायर के अंदर, वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो होता। करंट हमेशा वायर में फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो एटम के चारों तरफ ही घूमते रहेंगे हमेशा। हमें अगर करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन को वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना, तभी क्या बनता है, करंट बनता है। जैसे जब पानी बहता है ना नदी में, तो उसको वो बोलते हैं जलधारा। जलधारा क्यों बोल रहे हैं, वो भी तो वाटर करंट हो गया ना, वाटर करंट, क्योंकि पानी का क्या हुआ, फ्लो हुआ। पानी के फ्लो को वाटर करंट बोलते हैं, हवा के फ्लो को एयर करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट बनेगा। तो क्या बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं क्या, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भाग रहे हैं क्या, नहीं भाग रहे हैं ना, ये तो क्या है, बाउंड है। ये वाले इलेक्ट्रॉन भागते हैं। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं जिसमें भी करंट फ्लो होता है, उन सब में आप कह सकते हो कि भैया ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ गए कि उसके अंदर ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि एटम तो सब में है ना, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन है और किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें करंट का फ्लो होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ये बताया गया था लास्ट में, ठीक है। ये मैंने सारी बातें क्या करनी है आपको, रिपीट करनी है, ठीक है। अब समझो, अब इसके आगे की कहानी हमें आज समझनी है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे अब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी हिंदी में कहेंगे अपवाह वेग, अपवाह वेग, ये हेडिंग डालो। अपवाह वेग, इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देना है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो, हमने आपको क्या बताया,
करंट का फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वायर के अंदर। अब ये हमने देखो अभी तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। पता है अभी कैसे कर रहे हैं? जैसे ये फ्री हो गए हैं, है ना, इधर समझो जरा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था पहले जब ऑर्बिट में था तो गोल गोल घूम रहा था, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, फ्री हो गया। अब ये क्या गोल गोल घूमेगा? अब तो नहीं घूमेगा गोल गोल, अब तो ये फ्री है, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब किधर भी जा सकता है ना, तो जो एटम किधर मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है उसके मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। रैंडम समझते हो ना, रैंडम बर्ड, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, ऐसे ही इसका मोशन कैसा होगा? रैंडम होगा। मतलब ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बनाए गए हैं, ये कोई इधर जा रहा होगा, 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 है ना, समझ रहे हो ना। ये अपनी जो इनके पास थोड़ी सी एनर्जी है उससे क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर 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 मूव कर रहे हैं। तो अभी क्या करंट बनेगा? अभी नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला? करंट का फ्लो तब होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन भागेगा। अभी ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं भाग रहा है, अभी तो ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, जैसे गैस के पार्टिकल मोशन करते हैं ना गैस में, वैसे मोशन है, ठीक है। अब हमें करंट फ्लो कराना है, तो हम क्या करेंगे? इस वायर को कनेक्ट करेंगे। भाई करंट कैसे अपने आप फ्लो हो जाता है क्या? कोई वायर है उसमें करंट फ्लो होने लगेगा क्या अपने आप? फिर कैसे होता है बताओ? कोई ना कोई क्या लगाना पड़ेगा? सोर्स। कोई ना कोई करंट का सोर्स लगाओगे तभी तो करंट फ्लो होगा। बैटरी लगाओ, सेल लगाओ, एसी करंट लगाओ, लाइट घरों में जो आता है वो लगाओ, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो इस वाले वायर को कनेक्ट कर देते हैं किससे? एक बैटरी से कनेक्ट। ये बैटरी का सिंबल है ना, कई सारे टर्मिनल बनाए गए हैं, इसका मतलब बैटरी है। और एक बड़ा एक छोटा बनाया गया है बस, तो इसका मतलब सेल है। मान लो ऐसे बनाया है मैंने तो इसका मतलब सेल है, और ऐसे बनाया तो क्या डिफरेंस है बैटरी सेल में? बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है बताओ? आप बताओ। सेम होते हैं दोनों? क्या डिफरेंस है? बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, सेल को चार्ज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही? कोई भी चीज अगर चार्ज हो रही है तो वो बैटरी है जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं ना। फोन को चार्ज करते हो ना, तो फोन में सेल है बैटरी? बैटरी। सेल जिसमें रिमोट में सेल होता है, चार्ज कर लेते हो डाउन होता है तो नहीं करते ना, नया लाते हैं ना। तो काम दोनों को करंट देना ही है। सेल भी करंट देता है, बैटरी भी करंट देती है, लेकिन बैटरी को चार्ज कर सकते, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ। तो यहाँ ये बात थोड़ी कर रहा है बैटरी सेल कुछ भी लगा, कोई भी करंट का क्या लगा दो? सोर्स लगा दो, ठीक। तो देखो आज आपको पता चलेगा, देखो बैटरी और करंट मतलब बैटरी और सेल करंट कैसे बनाते हैं। देखो मान लो ये मेरे पास कॉपर का वायर था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिखा दिए। अब मैंने इसको एक दूसरे वायर से मतलब इसी के कॉपर के ही वायर से कनेक्ट कर दिया, किससे? एक बैटरी से। ये क्या है? बैटरी। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे, बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव जो बड़ा वाला है, और छोटे वाले टर्मिनल को बोलते हैं क्या? निगेटिव। सेल लाओगे एक तरफ लिखा होगा पॉजिटिव, एक तरफ लिखा होगा निगेटिव, दो टर्मिनल हो, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यह है कि इसका ये वाला जो हिस्सा है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गया है, और ये वाला हिस्सा किस पे आ गया है? निगेटिव टर्मिनल पर आ गया है। अब एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहेंगे इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है बैटरी ने, पॉजिटिव से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इनको हम दूसरे तरीके से समझा देंगे, समझने का तो तरीका बहुत सारे हैं। ऐसे समझो, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। देखो बैटरी क्या करती है, खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं देती, मतलब खुद से कोई करंट नहीं बनाती है। बैटरी जो तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है ना, उन पे एक फोर्स लगा देती है, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। आप कोई ऐसी फोर्स लगा दो इधर से कि सारे के सारे पार्टिकल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो फिर वो एक डायरेक्शन में मोशन हो गया ना, एक ही डायरेक्शन में हो गया। जब एक डायरेक्शन में हुआ तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो बैटरी यही करती है। बैटरी क्या करती है, इन जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देती है, देखो पॉजिटिव से निगेटिव। और ये चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी देखो ऐसे करके फोर्स के अंदर आएगा ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, ये क्या मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है बैटरी ने जो बनाई है। तो बताओ इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो किधर फोर्स लगेगी? पढ़ाया गया है बहुत डिटेल में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो किधर फोर्स लगेगी, किधर भागेगा ये, इधर या इधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है, मतलब इस पर इधर फोर्स लगेगी, अपोजिट, ध्यान रखो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगी? इधर। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर उस पर उधर लगती है। अगर कोई यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स किधर लगती? इधर। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनी है? इधर।
तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगने लगेगी, एक फोर्स लगने लगेगी। तो अब ये जो इधर इधर घूम रहे थे वो बैटरी लगाने की वजह से किधर घूमने लगेंगे, किधर चलने लगेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो मैं इन सबके एरो मिटाकर सबकी डायरेक्शन क्या कर देता हूं, देखो एक ही डायरेक्शन बना देता हूं। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। और किधर चलने लगे, बैटरी ने जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है उसके अपोजिट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे ना सेम डायरेक्शन में, तो इधर चलने लगे, फिर इधर से घूमते हुए तार में आते हुए फिर ऐसे 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 इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा, इसके अंदर मोशन होने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। फिर हम कहेंगे कि वायर में क्या आ गया भाई, करंट आ गया। तो आपने देखा, देखो बैटरी ने क्या काम किया बताओ, बैटरी ने जो रैंडम इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे ना, उन पर बस एक ही डायरेक्शन में क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। तो बैटरी का काम ये होता है, बस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराना है, बैटरी का काम। बात समझ में आ गई, ठीक। अब समझो, अब हमने हेडिंग क्या लिखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो समझते हैं ना, वेलोसिटी का मतलब स्पीड। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, खिसक खिसक के चलने को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ कौन खिसक खिसक के चलेगा, देखो समझो, यहाँ कई सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और कई सारे क्या है इसके, क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही है बस, ये एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो भी तो इसी के अंदर है ना, है ना। मतलब एटम भी है इस तार के अंदर और इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। अब मान लो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है कोई, जैसे आप मान लो मेला लगता है मेला, तो रामलला ग्राउंड का जो उधर वाला गेट है उसमें जा रहे हो मान लो आप, ऐसा समझो वो सिचुएशन है यहाँ। आपको उसको उस वाले गेट को क्रॉस करके बड़े वाले उस पर जाना है झूले पर। तो आपको बताइए, अब आप सब इमेजिन कर लिया होगा ना। तो कैसे जाते हो, एकदम सीधे भागते हुए चले जाते हो क्या, उस भीड़ में ऐसे कोई इधर से टकराएगा, कोई इधर से टकराएगा, कोई इधर से टकराएगा, ऐसे टकरा टकरा के कुछ लोग तो निकल ही नहीं पाते, जैसे मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो समझ गए, जो निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, किसकी, इलेक्ट्रॉन भी हैं, आगे पीछे वाले चल रहे हैं। ये तो बहुत कम बनाया ना मैंने अभी क्या बताया, करोड़ों इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, और करोड़ों ही क्या है, एटम। तो मान लो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं बेचारे को, ये सबसे पीछे है ना, इसको यहां जाना है, तो कैसे जाएगा, एकदम तुरंत भाग के आ जाएगा क्या, नहीं, इसको टकराना पड़ेगा। बहुत सारे एटम से क्या होगी, इसकी टक्कर होगी, कोलिजन होगा, टक्कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलिजन। तो ये कोलिजन कर करके कर करके कर करके कर करके यहाँ फाइनली पहुंचे, है ना। तो अगर इसका मैं मोशन ऐसे करके बनाना चाहूं तो देखो कैसे होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा पहले तो यहाँ आया, फिर इससे टकराएगा तो यहाँ आया, फिर इससे टकराएगा यहाँ आया, फिर इससे टकराएगा यहाँ आया। तो ऐसे करके ये क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, देखो पहले यहाँ था अब यहाँ तक आ गया है। तो सीधे नहीं आया है, कैसे आया है, टकरा टकरा के आया है, टकरा टकरा के आया है। बात समझ आ रही है। तो यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, तो वेलोसिटी तो मतलब स्पीड तो इसकी यहां भी थी, यहां भी थी, यहां भी थी, यहां भी थी। लेकिन हम बात करेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी तो इसकी बस यहां से यहां तक आने में है ना, बस ये यहां से यहां आया है। तो यहां से यहां ये कितनी स्पीड से आया है, उस स्पीड को ही क्या कहा जाएगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वायर के अंदर बैटरी लगाने पर सीधा नहीं होता, वो कोलिजन करता है, टकराता है। टकराने के बाद जो उसका फाइनल वेलोसिटी बचती है, एवरेज वेलोसिटी जो बचती है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर में मूव करता है, उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की टकराने के बाद जो औसत वेग है ना, उसी को क्या कहा जा रहा है, अपवाह वेग क्या है। बात समझ में आ गई, डेफिनेशन लिखो। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है साइड में, है ना, इसको बना लो पहले। लिखो, तार में किसी तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत औसत वेग को, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत औसत वेग को अपवाह, या देखो इसका एक नाम और है, कभी एग्जाम में उस नाम से आ जाता है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। देखो
अपवाह भी कहते हैं, अनुगमन भी कहते हैं ना, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन, अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे इसे देखो इसका सिंबल क्या है, वेलोसिटी का सिंबल होता है ये v। अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो हम लिखेंगे v और स्मॉल d, ये vd। इसे vd से, ये लिखो vd, इसे vd से प्रदर्शित करते हैं, इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करेगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा मूव नहीं करता। अगर सीधा सीधा मूव करेंगे तो एवरेज वर्ड नहीं लगाएंगे, तो सीधा सीधा मूव करता कहाँ है, टकरा के मूव करता है ना, इससे टकराया फिर इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इसकी जो, देखो यहाँ जो वेलोसिटी थी फिर यहाँ जो वेलोसिटी है उससे थोड़ी कम हो जाएगी ना, फिर यहाँ थोड़ी और कम हो जाएगी, यहाँ थोड़ी और कम हो जाएगी, इस तरह से वो टकरा टकरा के यहाँ तक पहुंचेगा। तो जब वैल्यू बढ़ रही है घट रही होती है तो फिर हम उसका एवरेज की बात करते हैं, एवरेज कितना है भाई, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कहा जाएगा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो देखो फॉर्मूला निकालने के लिए पीछे की फिजिक्स का यूज होगा। देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, मोशन हुआ है ना, तो मोशन जब भी हो समझ जाओ क्या लगेगा, किसको याद करना है मोशन जब होगा तो, न्यूटन को याद करना। जितने भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्स मोशन के बारे में जितनी भी बातें बताई है ना, सब मतलब सब किसने बताई है, न्यूटन ने बताई है। जब भी कहीं मोशन हो रहा है, कैसा भी मोशन हो, किसको याद करना है, न्यूटन को, तो न्यूटन को याद करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकालेंगे। और न्यूटन को हम अब तो केवल याद ही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो कहाँ जाता है, 11th में, तो हम आ गए 12th में, तो हम तो याद कर सकते हैं केवल, है ना, न्यूटन को याद करो तो कुछ हेल्प हो जाएगी। तो बताओ कैसे करें, तो देखो क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लग रही है ना, कौन सी फोर्स, जो बैटरी ने लगाई है, क्यों लगाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, कितनी लगती है बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ बना देते हैं, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर फोर्स लगेगी इधर की तरफ अपोजिट, कितनी लगेगी बताओ। ये हम बता चुके हैं पहले और दूसरे चैप्टर में, आप पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा ये। अब ये जो बातें कराई जा रही हैं ये पिछले लेक्चर्स पर आधारित हैं, कृपया पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो समझ में आएंगे, ठीक है। आप एक एक करके लेक्चर देखते रहें, सात चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना, क्योंकि देखो फिजिक्स में ऐसा होता है, पीछे का नहीं पढ़ा ना तो आगे का थोड़ा थोड़ा तो डाउट रहेगा, जब तक ये टॉपिक चल रहा है। ये लास्ट चैप्टर है हमारा, शायद लास्ट चैप्टर है इससे रिलेटेड, पहला दूसरा तीसरा, ये पहली यूनिट और दूसरी यूनिट ये आपस में समझ लो एक तरीके से जुड़ी हुई है, करंट के बारे में, ये चार्ज के बारे में। जैसे ही आप इसके अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे ना, उसमें आ जाती है मैग्नेट, हाय हाय, बिल्कुल नया टॉपिक। मैग्नेट पढ़नी है, मैग्नेट जानते हैं, पढ़िए बचपन से ही, उसको पढ़ोगे बिल्कुल सब क्रिस्टल क्लियर एकदम, समझ में ये भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में डाउट अभी आएगा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगे, ठीक है। तो जैसे अब हम इनसे फोर्स पूछ रहे हैं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन, इसमें फोर्स कितनी लगेगी, तो ये बता देंगे क्योंकि ये पढ़ के आए हैं पहले से, तो बताओ कितनी लगेगी। क्यू, क्यू क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से लिखते हैं ना, स्मॉल ई, तो ई इंटू कैपिटल ई, अरे इतनी लगती भैया, तुमने ना पढ़ा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है तो उस पर एफ बराबर क्यू ई फोर्स लगती है ना, क्यू ई, क्यू मतलब जिस पे लग रही है उसका चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से लिखते हैं, 1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, तो फोर्स कितनी लग गई, ई इंटू ई, तो इस पर इतनी फोर्स लग रही है। बात समझ में आती है यहाँ तक, ठीक, चलो। तो फोर्स लग रही है तो आप जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बता देगा कोई, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, है बिल्कुल सही। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ, क्लास 11 चैप्टर 2, अभी पढ़ा गया ना, पता है, ठीक है। तो F बराबर एम ए, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो पता है किसी को एक्सीलरेशन क्या होता है, ये ए क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी ज्यादा चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम,
एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, m को कहां भेजना पड़ेगा, इसके नीचे। तो a बराबर सीधा करके लिख रहे हैं ना, f अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, m आ जाएगा। यहां तक तो समझते हैं। तो a बराबर क्या हो गया, f अपॉन m। ठीक, सही है। f क्या है, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही है, कितनी लग रही है देखो, हमने बताया यहाँ पर E इंटू कैपिटल ई। तो फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो F बराबर E कैपिटल ई अपॉन में क्या आ जाएगा। अरे ठीक है, सही है, यहां तक बात समझ में आती है? तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। इसको क्या कह दूं मैं, इक्वेशन नंबर, छोड़ दो यहीं रोक दो। ये जो एक्सलेशन आपने निकाला ये न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला है, ठीक है भैया। अब हम एक्सलेशन निकालेंगे डेफिनेशन से। एक्सलेशन की डेफिनेशन जानता है कोई बच्चा? एक्सलेशन बराबर क्या होता है, तो एक्सलेशन की अपनी खुद की डेफिनेशन है वो बताओ। ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला आपने, अब हम डेफिनेशन से निकालेंगे। क्या होती है बताओ, आपने तो पढ़ाया है, आपको तो पढ़ाया है मैंने 11th में, है बिल्कुल सही। ये क्या बता रही है, इनको भी पढ़ाया है, आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया था उस समय। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो होता है, यहां वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं हम इसकी, वीडी। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, हेलो, वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट। तो वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वीडी, सही है। अब टाइम जो आएगा उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे टकरा टकरा के चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये है, पहले इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, ऐसे तो चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन करेगा और इससे कोलिजन करेगा, तो इससे करने के बाद जब इससे करेगा तो कुछ टाइम लगेगा ना दूसरे कोलिजन में, मतलब दो टक्करों के बीच कुछ टाइम लगेगा ना। पहले एक टक्कर हुई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी टक्कर होगी ना, ऐसा थोड़ी एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगातार नहीं होगी ना। पहले एक टक्कर में चला थोड़ा सा, फिर जब दूसरा सेकंड कोलिजन होगा तो उसे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर जाके टकराएगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर जाके टकराएगा। तो ये जो रेस्ट मिल रहा है मतलब यहाँ इतने बीच में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है, इतने बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिलैक्स, उससे टक्कर नहीं करनी पड़ रही है। तो इस टाइम को क्या बोला जाता है पता है, जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ये रिलैक्सेशन टाइम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैंने बताया जब रिलैक्सेशन मतलब कोई भी चीज अलग अलग जगह हो, अलग अलग हो, तो उसकी क्या बात करते हैं हम, एवरेज की। जैसे वेलोसिटी अलग अलग थी तो एवरेज वेलोसिटी लिखी बीडी। रिलैक्सेशन टाइम यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नीचे टाइम लिखेंगे ना, तो रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल होता है, देखो मैं यहाँ लिख रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाइम इंटरवल, हिंदी में भी लिखवा दूंगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, दो टक्करों के बीच के समय को क्या कहा जाता है भैया, अरे समझ तो गए रिलैक्सेशन टाइम को। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, इसका जो सिंबल है वो यूज हम करते हैं टॉ। एक टी नहीं है, एक टॉ है, टी ऐसे बनता है ना, और टॉ ऐसे बनता है। अब आप कहोगे भैया टॉ तो हमने कहीं पढ़ा है पीछे, कहाँ पढ़ा है, टॉर्क में पढ़ा है, क्या ये वही वाला टॉ है? तो मैं क्या कहूंगा बताओ, ये तो टाइम वाला टॉ है ना, वो तो टॉर्क तो घुमाने वाला होता है ना। तो देखो ये सिंबल है, सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी सिंबल का कुछ भी नाम हो सकता है, आपको सिंबल पर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे आप वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हम्म, चलो छोड़ो, समझ जाओ ये टॉ है। टॉ का मतलब यहाँ टाइम है, यहाँ टॉ का मतलब क्या नहीं है, टॉर्क नहीं है, ठीक है, वो टॉर्क उधर ही था। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, नीचे टाइम लिखना है ना, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब टॉ, और ए बी जी मतलब एवरेज, लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो तो टॉ का मतलब भी एवरेज ही हो जाएगा। ये भी क्या निकाल दिया आपने, क्या निकाला है, एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन से निकाला है। ये भी क्या निकाला है, एक्सेलरेशन। दोनों क्या निकाले हैं, किसके निकाले हैं, तो निकाले तो एक्सेलरेशन है, तरीका अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों जो आंसर आएंगे आपस में क्या होंगे, है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन ही ना। तो ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। भाई आप मेथड ही तो अलग अलग लगा रहे हो, आंसर तो क्या आएगा दोनों का, सेम ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो मैं पता है क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमें पहुंचना कहां है, हमें बीडी का फॉर्मूला निकालना है, बीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो जब इसको और इसको क्या करोगे, इक्वल करोगे ना,
तो वीडी को फिर हम वहां से निकाल देंगे फॉर्मूला, है ना। तो देखो कैसे, इधर देखो, तो यहाँ कर देते हैं ना, आप समझ जाओगे कहां से कहां खराब होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। तो लिखो ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू होगा किसके, वी डी अपॉन में टॉ, सही है। यहां से वी डी कितना आएगा, अच्छा कुछ कैंडिडेट को दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं ना। तो वी डी बताओ कितना आएगा, देखो वी डी निकाल रहे हैं, डिवाइड वाली चीज इधर किस में आ जाती है, डिवाइड वाली चीज किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में ऊपर, है ना। तो वी डी का क्या फॉर्मूला आएगा, ई कैपिटल ई एम इंटू में, ये जो फॉर्मूला है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, नहीं समझे, ये कैसा आया, समझ गया ना, तुम समझे, समझा, नहीं समझा नहीं, इधर देख, वीडी का जो फॉर्मूला हमने निकाला है, वीडी के नीचे क्या है, टॉ, टी मत बोल दिए सब, तो टॉ ये जो डिवाइड में है इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, अब तो समझा, अब नोट कर। हम्म, तो समझ गए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो वायर में मूव करेगा। कैसे मूव करता है, आप गहराई में जाके बाहर आ चुके हैं, है ना। तो फिर कितनी आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी, बताओ क्या फॉर्मूला आया, वीडी बराबर कितना आया, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। आप यहां पर जितने भी सिंबल लिखे गए हैं उनका मीनिंग जानते हैं, नहीं जानते तो हम लिखेंगे, है ना। बताओ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज, ये जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है, जानते कितना होता है, हाँ 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, है ना। निगेटिव का साइन लगाते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, हम केवल वैल्यू वैल्यू लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बताओ कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 1 पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है जो आप पढ़ोगे, है ना। एम क्या है, किसका मास है, ये एम मास है, लेकिन किसका मास है, जो भाग रहा है उसका मास है, कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मास। इसको एम छोटा सा ई भी बना सकते हैं नीचे, मतलब किसका मास है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास मतलब क्या होता है, ये नहीं, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है चलो। तो क्या है, तो क्या है, कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। कौन सा टाइम, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, रिलैक्सेशन, क्लियर है बात। अब यहां से एक बात समझो, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, या एक नंबर में भी पूछ सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। ये जो रिलैक्सेशन टाइम टॉ है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। अब यहाँ टी क्या है भैया, टी है यहाँ पर टेम्परेचर, समझो जरा, देखो ये बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसको समझो। हमने कहा ये टॉ है, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, मतलब यह है कि अगर आप इसका वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, उसको बढ़ा रहे हैं ना, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। इसी को बोलते हैं उल्टा होना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। तो बताओ, अगर मैं इस वायर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो समझ पा रहे हैं कैसे होता है, कैसे होता है। मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब गर्म कर रहे हो, गर्म करते हैं अगर किसी चीज को तो वो और ज्यादा क्या करने लगती है, मोशन, मतलब जैसे ही इसको गर्म करोगे इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, मतलब जल्दी से टकराएगा, जल्दी से टकराएगा मतलब दो टक्कर के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम। दो टक्कर के बीच का टाइम को ही क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम, फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रिलैक्स नहीं कर पाएगा, वो एकदम एकदम से क्या करेगा, फिर कोलिजन करेगा। बात समझ में आ गई, मतलब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। तो देखो यही लिखा गया है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, देखो टॉ पर तो कर ही रही है ना। अगर टॉ रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, मान लो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी घट जाएगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम से रिलेशन पूछे तो कैसा है, ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है,
तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको कैसे बता रहे हैं, तो उल्टा हो गया। इसको ऐसे समझो, देखो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, मान लो बढ़ने का क्या मतलब है, एक टक्कर हुई, दूसरी टक्कर बहुत दूर जाके होगी, मतलब यहां एक बार इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन करा, दूसरा कोलिजन यहां होगा इसका, तो इसी को तो कहोगे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया, इसी को तो कहोगे। फिर तीसरी टक्कर मान लो यहां हो रही है इस इलेक्ट्रॉन की, ये तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी। देखो ना अब इलेक्ट्रॉन कितनी दूर आ गया, देखो वेलोसिटी बढ़ गई ना इसकी। अगर मैं कहता रिलैक्सेशन टाइम कम है, तो कम है इसका मतलब यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, ऐसे टकरा टकरा के चलेगा, तो देखो वेलोसिटी कम है ना। बात समझ में आ रही है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। बहुत दूर दूर अगर भीड़ कम है, भीड़ कम है तो आप जल्दी निकल जाओगे ना, स्पीड से निकलोगे ना, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा है तो टाइम लगेगा, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने पर बढ़ जाती है और घटने पर, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो इसके भी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है बैटरी पे, ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाओगे तो फोर्स क्या लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, ज्यादा लगेगी, तब भी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मास और ई तो क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, तो कांस्टेंट, नोट करो।